मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो MWF जो है वो आपका मैथ्स चलेगा, पहले ही दिन लेट। MWF मैथ्स चलेगा और TDS चलेगा फिजिक्स। अब जो मैथ्स की बात है, मैथ्स की बात तो फिर मैथ्स वाले दिन करेंगे। अब आज क्योंकि सैटरडे है और फिजिक्स का दिन है तो फिजिक्स वाली बात करते हैं जरा। तो फिजिक्स में देखिएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को फिजिक्स चलेगा। फिजिक्स जो है, फिजिक्स अब आपको ना 3 अलग अलग तरीके से पढ़नी है। एक होगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, एक होगा डेरिवेशंस पार्ट, और एक होगा न्यूमेरिकल्स पार्ट। तो 3 पार्ट्स में पूरी फिजिक्स डिवाइडेड है। एक तो कंसेप्चुअल पार्ट, एक डेरिवेशंस पार्ट और एक न्यूमेरिकल पार्ट। कंसेप्चुअल पार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें, जैसे कोई भी टॉपिक होता है, अच्छा फिजिक्स करने से पहले हमको ना दिमाग में एक ये बना लेना है कि हमको फिजिक्स पढ़नी किस तरीके से है। अब वो पढ़ने का तरीका इसमें क्या है, पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें पूरे साल पढ़ना क्या है बैठे। तो पहले ये देखना है कि हमें पूरे साल पढ़ना क्या है। तो वो पूरे साल जो आपको पढ़ना है उसमें आप ये देखिए मुश्किल से 2 या 3 चैप्टर्स बिल्कुल नए होंगे, बस अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है हमने। और चिंता मत करना, ये बैटरी में थोड़ी सी कमज़ोर लगेगी लेकिन है मजबूत, ठीक है। तो ये फोल्डेबल वाली भी है। तो कंसेप्चुअल पार्ट, डेरिवेशंस पार्ट और न्यूमेरिकल्स पार्ट, 3 पार्ट्स में पूरी की पूरी फिजिक्स डिवाइडेड होगी। फिजिक्स का पूरा सिलेबस वही है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास का अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। आपने एक चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर मोशन, ठीक है। तो मोशन आपने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक नई टर्म पढ़ी थी एक्सेलरेशन, ठीक है। वेक्टर्स, स्केलर्स, ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट उसमें आपने देखा था। अब यहाँ पर क्या है फिजिक्स में, जो अब आप यहाँ पर 11th क्लास में करेंगे, 11th क्लास में भी वही चीज़ आएगी। पहला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। एक्चुअली मैं इसको पहला और दूसरा क्या कह रहा हूँ, एक्चुअली ये दूसरा और तीसरा चैप्टर है, ये दूसरा और तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर है बल्कि तीसरा बोलिए इसको भी, तीसरा चैप्टर है और चौथा चैप्टर है। जो दूसरा चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड, और एक है चैप्टर 0। ये चैप्टर 0 जो है ये आपको इसमें नहीं दे रखा है, NCERT में नहीं है, ये सिर्फ एसएल अरोड़ा में है, और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये एसएल अरोड़ा जो बुक है ना, आप ये समझ लीजिए कि बहुत फेमस बुक यही है फिजिक्स की। और NCERT में से आपको क्या देखना है, NCERT में से सिर्फ ये देखना है कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, ठीक। तो एसएल अरोड़ा में जो चैप्टर 0 है, चैप्टर 0 में हमको कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जैसे कैलकुलस। तो कैलकुलस में क्या है कि कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अगर ये आपको नहीं पता तो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर सिर्फ ऐसा है कि अभी आप 10th से 11th क्लास में आए हो तो आपको क्या करना है, आप लेट कर आराम से उसको पढ़ो। आपको बस कहानी की तरह पढ़ना है, उसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, फिजिक्स कहाँ से शुरुआत हुई फिजिक्स की,
ठीक है, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो है बताई गई हैं। इसमें से कभी भी पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता, कोई क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं है इस चैप्टर में, तो इसलिए इस चैप्टर को भी ऐसे ही समझ लिया जाता है कि बस सिर्फ पढ़ने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं है इसमें। फिर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करी गई है कि जो हमने अब तक पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मन में ये आता था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई क्यों जा रही है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी पहाड़ी है, कोई बहुत बड़ी पहाड़ी है और हम उस पहाड़ी की हाइट निकालना चाहते हैं, तो अब इतना बड़ा मेजरिंग स्केल किसी के पास नहीं है कि चलो चलो कोई बात नहीं, हम मेजरिंग स्केल लेकर हम ऊपर चढ़ते जाते हैं और फिर नापते जाएंगे उसको। ठीक है, एक बंदा नीचे खड़ा होगा, एक बंदा नीचे ऊपर खड़ा होगा और वो ऐसे नापेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मेजर किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में है। फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नाम क्या, मेजरमेंट वही मेजर करनी है आपको कोई चीज़। अच्छा, सन का डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, मून का डिस्टेंस कैसे मेजर करना है अर्थ से किसी और प्लैनेट का डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, पैरालैक्स मेथड उसको बोलते हैं, वो भी इसी चैप्टर में आएगा, चैप्टर 2 में। यूनिट्स में क्या है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अभी तक हमने बहुत कॉमन वाली यूनिट्स देख रखी थी, कॉमन वाली यूनिट्स जैसे कि मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, ठीक है, मीटर टू किलोमीटर, किलोमीटर टू मीटर, अभी तक हमने ये देख रखा था। फिर फेक्टोमीटर आएगा, नैनोमीटर आएगा, माइक्रोमीटर आएगा और गीगामीटर आएगा, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं। तो वो यूनिट टू यूनिट, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन का बेस्ट मेथड क्या होता है वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। और वो मेथड्स आप सीख कर आपको ये लगेगा कि अब तक जो करा था वो मुश्किल था, यहाँ आसान तरीके से बताया जाएगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला ये मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये तो मतलब जो पूरी फिजिक्स है उसका तो बेस ये है, चैप्टर नंबर 0, जिसमें कैलकुलस के बारे में सिखाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब 2 कैटेगरीज में, बल्कि 3 कैटेगरीज में, बल्कि मैं कहूँगा और भी ज़्यादा कैटेगरीज में बच्चे डिवाइड हो चुके हैं। अब एक कॉमन सिलेबस तो नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला जो बच्चा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बच्चा कहेगा कि सर मेरे को जो आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करवाने शुरू करे हैं ना डेरिवेशंस क्या है, ये डेरिवेशंस का मतलब ये है कि आपको एक फॉर्मूला बता दिया गया, जैसे हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जैसे ओम्स लॉ अभी आप करके आए, V = IR, तो ये है कि हमको ये बता दिया गया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब वोल्टेज I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंक्लूड कर देंगे, यानी कि R, तो आप कह देंगे V = IR, ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। तो अभी तक आपको ये चीज़ बताई गई। अब 11th क्लास में क्या होगा, आपको हर फॉर्मूला बताने के साथ साथ प्रूव करवाया जाएगा, ठीक है, कि आपको वो चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा, तो ये तो हो गया डेरिवेशंस पार्ट। तो डेरिवेशंस पार्ट में आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करके बताइए। इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है 9th क्लास में जो करी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, V = U + AT, S = UT + ½ AT², हाँ, तो वो वाली चीज़। तो वो 3 इक्वेशन हुआ, एक चौथी इक्वेशन और आ जाएगी। उस चौथी इक्वेशन में यूज़ होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, AP का, जो आप करके आए हैं 10th क्लास में। तो कोई भी चीज़ जो है 10th में जो आपने करी है, आपको मैं टाइम पर बताता जाऊंगा कि हर चीज़ का एप्लीकेशन कैसे होता जा रहा है। तो अब ये है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बच्चा है, वो बच्चा भी कहेगा सर ये डेरिवेशन समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसने चैप्टर 0 नहीं पढ़ा, उसको कैलकुलस नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये बस आप दुर्भाग्य समझ लो जो भी है कि CBSE ने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं कि कैलकुलस वाला पोर्शन उनको 12th से हटाकर 11th में डाल देना चाहिए। तो जो कैलकुलस है, कैलकुलस CBSE में 12th में पढ़ाई जाती है, 11th में कैलकुलस है ही नहीं, मैथ्स में कैलकुलस नहीं है। अब आप जैसे स्कूल में क्लासेस आपकी 5 तारीख से स्टार्ट है, तुम्हारी कब से? 6 से स्टार्ट है। तो और तुम्हारी अभी बताया ही नहीं। अच्छा, तुम्हारी क्लासेस, तुम्हारा KV है ना, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी शायद कहीं बाद में ना हो क्लासेस स्टार्ट। हमारे पिछले साल भी रिजल्ट्स के बाद हुई थी। एक्चुअली सही तरीका तो यही है, सही तरीका यही है कि 11th क्लास का 10th का रिजल्ट आने के बाद क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स, अब ट्रेंड चेंज हो गया है, मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, और उसमें तो मैंने देखा है कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है कि 10th की छुट्टी पड़ी और मतलब जैसे ही एग्ज़ाम्स खत्म हुए, एग्ज़ाम खत्म होने के 8-10 दिन के अंदर ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं 11th। चलिए, और वैसे काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि अगर आप उसके बाद करेंगे ना, तो उसके बाद तक पहली चीज़ तो ये है कि बीच में करोगे क्या भाई। अभी तक बोर हो गए कुछ छुट्टियों से या नहीं हुए थे अभी तक?
चलिए ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई करी थी 10th में। हाँ, थोड़ा और मिलना चाहिए था गैप वैसे, पर चलिए जो भी है, मतलब ये पेपर में मैंने पेपर रखा है इधर, पेपर में आया है परसों। रख दिया शायद, मतलब पेपर में स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने लिखकर भेजा है कि 1 अप्रैल से पहले कोई क्लासेस स्टार्ट नहीं करेगा, नहीं तो ये 24-25 मार्च से ही कर देते स्कूल वाले स्टार्ट। तो चलिए जो भी है, मतलब उसमें ये हो जाता है कि जितने भी जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स में तो यही है कि वो रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट आपका मई के एंड तक आएगा, जून में क्लासेस स्टार्ट होंगी, फिर समर ब्रेक हो जाएगा, तो आप इफेक्टिवली जुलाई से समझना। और जब जुलाई से स्टार्ट होंगे ना, फिर कोर्स बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, मतलब उसमें ये हो जाएगा कि बस भागो, जैसे पता नहीं कोई रेस लगी हुई है पागलों की तरह, समझ में आए ना आए बस भागते चले जाओ। तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ये मैं अभी से बता रहा हूँ कि उसमें होगा क्या कि फिजिक्स वाले टीचर बोल देंगे मैथ्स वालों से पूछना है कैलकुलस, और मैथ्स वाले टीचर कह देंगे कि मेरे तो सिलेबस में ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, मैथ्स में सिलेबस में है ही नहीं कैलकुलस, 11th क्लास में नहीं है, 12th में है। तो मैं पहले आपको फिजिक्स स्टार्ट कराने से पहले कैलकुलस में डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, और उसका फिजिक्स में कितना कितना यूज़ है उतना मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वो करने के बाद फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके मैं नोट्स बनवाऊंगा, ठीक, वो आपसे ही करवाऊंगा क्योंकि पूरा टोटली करने वाला काम है। फिजिकल वर्ल्ड के कोई नोट्स नहीं होंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नोट्स भी आप ही से बनवाऊंगा यहीं पर, मतलब क्योंकि इसमें भी ज़्यादातर जो है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। फिर आ जाते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन के बाद लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके बाद ग्रेविटेशन, और इसके बाद रोटेशनल मोशन। यहां से लेकर यहां तक इन सबके मेरे खुद के हैंडरिटन नोट्स हैं, वो मैं आपको दूंगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसके नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, क्योंकि सारा कुछ करने वाला ही है, सारा कैलकुलेशन वाला ही है पार्ट, ये भी और ये वाला भी। तो ये सब मैं आपको करवाऊंगा, ये आप मेरे साथ साथ करेंगे, इसकी पूरी बुकलेट बनाकर दूंगा आपको। यहाँ तक मैं क्यों रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ तक आपकी वॉल्यूम 1 कंप्लीट होती है। फिजिक्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 जो है वो आपका ग्रेविटेशन और रोटेशनल मोशन पर आकर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें पहले रोटेशनल मोशन फिर ग्रेविटेशन दे रखा है, मैं पहले ग्रेविटेशन फिर रोटेशनल करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला है चैप्टर नंबर 9 से वॉल्यूम 2 स्टार्ट होती है। वॉल्यूम 2 में आपका पहला चैप्टर आएगा सॉलिड्स, दूसरा चैप्टर आएगा फ्लूइड्स, तीसरा चैप्टर आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर ऑसिलेशंस, और फिर लास्ट में वेव्स, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये वॉल्यूम फर्स्ट, ये पूरा जो है ये है वॉल्यूम सेकंड। तो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड इस तरीके से हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल आपके 0 से काउंट करोगे तो 16 चैप्टर है, नहीं तो 15 चैप्टर है। अच्छा, अब पढ़ना किस तरीके से, कंसेप्चुअल पार्ट। फॉर एग्जांपल हमसे ये कहा जाता है कि हम एक बस में बैठे हुए हैं और बस में बैठकर हम सीधा 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 चल रहे हैं। अब 2 तरीके से, एक तो ये है कि बस खड़ी हुई थी और हम रेस्ट में थी बस, हम भी रेस्ट में ही थे। तो है क्या कि हम बस की सीट पर बैठे हुए हैं। तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर मेरी बॉडी रेस्ट में है तो वो उठना नहीं चाहती, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless some external forces applied on it। जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगा दे तब तक हम क्या है कि हम बैठे हैं ना, बैठा ही रहना चाहते हैं।
अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहना चाहते हैं, तो पर हम रुकना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये दोनों ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब सोचिए कि हम बैठे हुए हैं बस में, तो हम जब बस में बैठे हुए हैं तो हमारी थाई के पीछे वाला पोर्शन जो है ये हमारे हिप्स और हमारी जो कमर है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये चिपका हुआ है बस के साथ में, बस की सीट के साथ में चिपका हुआ है। जो खुला हुआ पोर्शन है वो क्या है, हमारे कंधे और हमारा जो पूरा फेस है ये पूरा खुला हुआ है, ठीक है। इसको कोई सपोर्ट नहीं मिली हुई पीछे से, ऐसे खुला हुआ है। अब बस रेस्ट में थी तो हमारी बॉडी जो बस के सिस्टम के साथ चिपकी हुई थी वो बॉडी भी रेस्ट में थी, ठीक है। अब क्या होता है कि अचानक से बस ने चलना शुरू कर दिया, तो जैसे ही बस एकदम से चलना शुरू करेगी तो जिस जर्क के साथ बस चलना शुरू करेगी उसी जर्क के साथ हमारी पूरी बॉडी भी चलना शुरू करेगी। अब है क्या कि जो हमारा पूरा पोर्शन है ये बैक हो गया, हिप्स हो गए और थाइस का नीचे वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन हो गया, तो वो पोर्शन एकदम से बस के साथ में चलना शुरू करेगा, ठीक है। और जो हमारा हेड है, क्योंकि हेड जो है वो खुला हुआ है, वो एयर में है, वो किसी पोर्शन कोई सपोर्ट नहीं मिली हुई है उसको, तो हेड पीछे ही रह जाएगा, हेड पीछे ही रह जाएगा, बॉडी आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये मैं किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ कि हेड पीछे रह गया और बॉडी आगे निकल गई। एक्चुअली बॉडी आगे निकली, हेड पीछे रह गया, तो हमको ऐसे पीछे की तरफ झटका लगता है। अब क्योंकि हेड इज कनेक्टेड विद अवर बॉडी, तो ये जो बॉडी है ये फिर हेड को ऐसे आगे खींच लेगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमको झटका लगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से होता है। हुआ क्या कि जो बॉडी बस के साथ चिपकी हुई थी वो बस के साथ एकदम आगे बढ़ी, लेकिन हेड जो है वो खुला हुआ था, हेड को कोई सपोर्ट नहीं मिली हुई थी। हाँ, अगर हेड भी पीछे से ऐसे हेडरेस्ट लगा होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस चल रही है, हम भी चल पड़े आराम से, कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन हेड क्योंकि खुला हुआ था तो हमको ऐसे पीछे को झटका लगता है, पीछे को झटका ऐसे लगा कि हेड पीछे ही रह गया और बॉडी आगे निकल गई। तो जैसे ही बॉडी आगे निकली, बॉडी तो कनेक्टेड है, तो बॉडी ने हेड से कहा भाई तू कहाँ पीछे रह गया, तू भी आ गया, वो उसको आगे बुलाता है, तो हम फिर नॉर्मली चलने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, इस कंसेप्ट को आपको समझाना पड़ेगा। तो ये कंसेप्चुअल पोर्शन में आता है, ये कंसेप्चुअल पोर्शन में आता है। इसी तरीके से आप एज्यूम करके देखिए कि अगर हम एक बस में बैठे हैं और बस लगातार चल रही है, तो बस चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो पोर्शन बॉडी का पूरा जो बस के साथ चिपका हुआ है, जो बॉडी जो बस के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बस अचानक से रुकती है, तो बस अचानक से रुकती है तो जो बस के साथ चिपका हुआ पोर्शन है वो अचानक से रुक गया बस के साथ, ठीक है। लेकिन हेड तो खुला हुआ है, वो चलता ही जा रहा है, बॉडी रुक गई है, हेड आगे जा रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि बॉडी के साथ क्योंकि हेड जुड़ा हुआ है तो बॉडी ने कहा भाई पीछे आ जाए, बॉडी के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे एक मिनट के लिए झटका आगे लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा हेड आगे जा रहा है, हमारा हेड चलता जा रहा है, वो बॉडी रुक गई तो हेड तो आगे जाता जाएगा ना। तो वो चीज़ है, उसी चीज़ को आप कंसेप्चुअल पोर्शन में बोलेंगे, ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पहला था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे ही एक और चीज़ है जो अभी तक नहीं पढ़ी होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन करा होगा, अब करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन में क्या, ये भी सोच कर देखिएगा। बस जा रही है, हम बस में बैठे हुए हैं और बस एकदम से ऐसे शार्प टर्न लेती है, ठीक है। बस शार्प टर्न लेती है तो जितना पोर्शन बस के साथ चिपका हुआ है वो भी ऐसा ही शार्प टर्न ले लेगा, ठीक है। और जो हमारा हेड है और शोल्डर है, ये कहाँ को हम ऐसे गिरेंगे इस तरफ। तो सोचिएगा कि हमने ऐसे आगे से वो पोल पकड़ रखा है, सामने वाली सीट का हमने पोल पकड़ रखा है और बस घूमती है। तो जैसी बस घूमती है तो बॉडी तो ऐसे घूम गई, लेकिन हेड ऐसे गिरने को, तो हम ऐसे गिरने को हो जाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि बस तो ऐसे घूम गई लेकिन हम ऐसे ही जा रहे हैं, हमारी बॉडी ऐसे, पहले बस ऐसे जा रही थी तो हमारी बॉडी ऐसे ही जा रही है, लेकिन बस अचानक से ऐसे घूम गई, तो बस के घूमते ही हम पहले ऐसे जा रहे थे, अब बस के घूमते ही हम ऐसे घूम गए तो अब हम ऐसे गिरेंगे। समझ गए भाई, पहले हम ऐसे जा रहे थे, अब बस ऐसे घूम गई तो अब हम ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं तो हम ऐसे गिरेंगे। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। तो जो वो समझाने वाला पोर्शन है वो आएगा आपका कंसेप्चुअल पार्ट में। डेरिवेशंस पार्ट में वही आएगा कि एक कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप डिराइव कैसे करें। तो डेरिवेशन करने के लिए आएंगे, लंबे डेरिवेशन हैं अच्छे खासे, ठीक है। बच्चे परेशान रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, उसमें परेशान रहने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ नोट्स में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो आपके पास लर्निंग मटेरियल पूरा होगा, उस मटेरियल को आपको बस याद करके चलना है, उसमें कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आता है तीसरा, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैंने क्या कर रखा है कि जो आपके नोट्स हैं उसमें नोट्स में मैंने न्यूमेरिकल सिर्फ लिख रखे हैं, नहीं तो नोट्स ना बहुत मतलब मोटे होने वाले थे। एक मिनट,
हेलो, हाँ जी भैया। और जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था, तो न्यूमेरिकल वाले में सिर्फ मैंने नोट्स में न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, मतलब क्वेश्चंस लिख रखे हैं, उनका सॉल्यूशन मैं यहीं कर लूँगा, ठीक है। तो वो उसमें अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो बहुत मोटे हो जा रहे थे नोट्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स वैसे भी आप लोगों को साथ साथ ही मेरे प्रैक्टिस करनी है, तो वो साथ साथ कराऊंगा मैं। दूसरा सिर्फ फिजिक्स की अभी बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले से ही क्लियर करके चल रहा हूँ कि टाइम 4:30 से 5:30 रहेगा।
थ्रू आउट द ईयर यही सेम टाइम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। उसके अलावा मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ वो ये है कि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें ना कई बार मुझे तसल्ली नहीं हो पाती कि 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन कई बार ऐसा रहता है किसी किसी टॉपिक में कि वो टॉपिक्स बहुत लंबे हैं, कोई कोई चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये पहला वाला जो ये तीसरा वाला चैप्टर है ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें ना हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा 3 दिन करना, अगर हम चाहें तो हम इसको 5 दिन भी कर सकते हैं या 6 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन ही क्यों रख रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। 3 दिन इस वजह से रखा हुआ है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं पढ़ना, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पढ़ने हैं, और ज़्यादातर बच्चे 2 के या फिर 3 सब्जेक्ट्स के ट्यूशन करते हैं। तो अगर पूरा मतलब मान लीजिए आप मैथ्स का भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का भी पढ़ रहे हैं, तो पूरा टाइम आपके 3 घंटे उसमें जाएंगे। और फिर ऐसा है नहीं कि एक ही ट्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं कि उन्हीं कोचिंग सेंटर में तीनों ही टीचर हैं। अब वो जो तीनों टीचर हैं उनमें से ज़्यादातर केस में क्या होता है कि कभी एक टीचर की छुट्टी हो गई, कभी दूसरे टीचर की छुट्टी हो गई, तो ये प्रॉब्लम होती है। और उसमें क्या होता है, उसमें सफ़र बच्चा करता है। तो इस वजह से हमने ये 3 दिन इस वजह से रख रखे हैं क्योंकि आपको ना बाकी सारी चीज़ें भी करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी का, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा। तो ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो 3 दिन ही करा रहे हैं, लेकिन इसमें मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन हम करेंगे 4:30 से 5:30, ये हमारा रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इसके अलावा सिर्फ फिजिक्स की बात करते हैं तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप फ्री हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे फिजिक्स तो नहीं करेंगे ना आप, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में जब मुझे ज़रूरत होगी, जैसे ये वाला जब चैप्टर चलेगा तो मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि ये वाला चैप्टर भी आपका फटाफट फिनिश हो। ठीक, तो जब ये चैप्टर चलेगा, ऐसे ही वर्क, एनर्जी एंड पावर है, ये भी बड़ा चैप्टर है। तो जब ये चैप्टर्स चलेंगे तो मुझे इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम मैं रखूँगा या तो रात का 9 बजे का या रखूँगा 9:30 बजे का। वो एक्स्ट्रा क्लास 1 घंटे की नहीं होगी, सिर्फ आधे घंटे की होगी। ऑनलाइन चाहो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहो ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ले लेना कोई दिक्कत नहीं है। उसमें होगा क्या कि वो सप्लीमेंट्री क्लासेस हैं। सप्लीमेंट्री क्लासेस क्या है कि सिलेबस को थोड़ा पुश करती रहेंगी बस। आप ये देखिए, आधे घंटे में अगर आपका एक टॉपिक हो गया तो आपका सिलेबस थोड़ा सा तो खिंचाना, आगे भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ रख रखी है। तो ये मैं आपको पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ कि हम, और हंसराज को ये पता भी होगा, हंसराज की मैंने कई बार क्लासेस रात में भी ली हैं। ठीक है, कई बार वो इधर आता भी था, कई बार ऑनलाइन भी लेता था क्लासेस। तो वो हमने इसी वजह से रख रखा है क्योंकि उससे मुझे भी और आप लोगों को भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। सिलेबस जब टाइमली कंप्लीट होता है ना, क्योंकि इसमें हमें 3 पोर्शन करने हैं। डेरिवेशंस की अप्रोच बिल्कुल अलग है, कंसेप्चुअल के लिए समझना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल्स के लिए हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कोई भी टीचर अगर कहता है कि मैं 3 दिन में करा दूंगा, भाई नहीं हो पाएगा। हफ्ते में 3 दिन कम रह जाते हैं फिजिक्स के लिए। ठीक है, मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स में ऐसी दिक्कत नहीं आती। मैथ्स का सिलेबस भी काफ़ी रिड्यूस करा है। सिलेबस आज ही आया है, मैं अभी आपको भेज दूंगा। आज ही आया है, मतलब अभी दोपहर में 1-2 बजे के करीब ही आया है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहना। टाइमिंग क्या रहेगी, किस दिन मैं क्लास ले रहा हूँ, किस दिन नहीं ले रहा हूँ, शाम को 6:30 से 7 के बीच में मैं व्हाट्सएप पर ही ग्रुप पर मैसेज डाल दिया करूँगा कि आज एक्स्ट्रा क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, पर वो जो कोई है क्या, अच्छा, तो वो क्लास होगी या नहीं होगी वो मैं आपको 6:30-7 बजे डाल दिया करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मान कर चलिए कि ये जो 3 क्लासेस हैं, इन 3 क्लासेस के अलावा 2 क्लासेस तो पक्का होंगी। ठीक है ना, 2 क्लासेस पक्का होंगे, तभी हमारा टाइमली सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको और मुझे, हम दोनों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारा फिजिक्स ठीक से चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा इसका सिलेबस हो गया। पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा, ये 3 पार्ट्स रहेंगे, 3 दिन क्लासेस चलेगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। किसी दिन अगर ज़रूरत पड़ी तो छुट्टी वाले दिन, फॉर एग्जांपल सैटरडे के दिन अगर आपकी छुट्टी है, संडे के दिन छुट्टी है, तो किसी दिन सुबह के टाइम पर क्लास ले लिया करेंगे। ठीक है, पर ये 3 क्लासेस आपकी फिक्स रहेंगी, इन 3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ऐसी रहेंगी 4:30 से 5:30। तो अब फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से, चैप्टर नंबर 0 से। ये मिटा रहा हूँ सारा। और वैसे तो मैं नोट्स पूरे दूंगा ही, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के अलावा किसी भी बुक की ज़रूरत है, कोई रिफ्रेशर अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए
आप अपने किसी सीनियर से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, ज़्यादातर लोग आपको एक बुक का नाम लेंगे, एच.सी. वर्मा, ठीक है, सुना भी होगा शायद नाम एच.सी. वर्मा, बड़ी फेमस बुक है फिजिक्स की, लेकिन वो आईआईटी के लिए है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। आईआईटी के लिए मतलब जेई जो एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग वाला और नीट जो होता है मेडिकल वाला, उसके लिए एच.सी. वर्मा बेस्ट है, लेकिन 11th-12th के लिए एस.एल. अरोड़ा बेस्ट है बुक, ठीक है। एक प्रदीप फिजिक्स भी आती है, लेकिन एस.एल. अरोड़ा बेस्ट है। तो ये है एस.एल. अरोड़ा, ये भी दिखा देता हूँ मैं, ये एस.एल. अरोड़ा, ये इसका वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम 1 से करेंगे स्टार्ट।